गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अचीवर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम है आयुष पंड्या। ये लेक्चर है 9th क्लास फिजिक्स के लिए। टोटल हमारे फिजिक्स में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज मोशन, सेकंड वन इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड वन इज ग्रेविटेशन, फोर्थ वन इज वर्क एंड एनर्जी एंड फिफ्थ वन इज साउंड। तो शुरू की 4 यूनिट हैं, ये आपस में कोरिलेट करती हैं, एक ही कॉन्सेप्ट दूसरे में यूज होंगे। फिफ्थ यूनिट जो साउंड है, ये अपने आप में सेपरेट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट मोशन से हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। मोशन मोशन यूनिट में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस यूनिट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को बॉडी भी कहा जाता है। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी एंड अदर वन इज मूविंग ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? मान लीजिए सपोज हम सबसे पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, ठीक है। हम किसी भी टाइम इंटरवल के पहले सेकंड पे ऑब्जर्व करते हैं, इसकी पोजीशन क्या है? ए। हम कुछ समय बाद देखते हैं, मान लीजिए इसको हमने 3 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया, तब भी इसकी पोजीशन ए पे ही रहेगी, ठीक है। और कुछ देर बाद हमने मान लीजिए 10 सेकंड के बाद देखा, तो तब भी इसकी पोजीशन ए है। मतलब हमने एक चीज कंक्लूड की, टाइम बढ़ रहा है बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इज इट क्लियर? और ये सब ऑब्जर्वेशन हम कहां से कर रहे हैं? किसी भी एक पॉइंट से। और वो पॉइंट या वो ऑब्जेक्ट जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। इज इट क्लियर? इन तीनों का फर्स्ट वन इज टाइम, सेकंड वन इज पोजीशन एंड थर्ड वन इज रेफरेंस पॉइंट। इन तीनों का इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की कंडीशन पता करने में। क्लियर है? मतलब टाइम बढ़ने के साथ भी उसकी पोजीशन में किसी तरह का चेंज ना आए, एक रेफरेंस पॉइंट के देखने से तब हम कहेंगे वो बॉडी कैसी है? स्टेशनरी बॉडी है। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए पे प्लेस्ड है, आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट पी से। पिछली केस में भी हम ऐसा मान सकते हैं कि हम पी से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब किसी भी टाइम के फर्स्ट सेकंड में इसकी पोजीशन क्या हुई? ए। मान लीजिए ये 3 सेकंड के बाद में बी पे मूव कर गया, 10 सेकंड के बाद में ये सी पे मूव कर गया। क्लियर? मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, इसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? और कहां से ऑब्जर्व करने पे? एक रेफरेंस पॉइंट के ऑब्जर्व करने पे। यहां पे भी 3 टर्म का इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वन इज टाइम, सेकंड वन इज पोजीशन एंड थर्ड वन इज रेफरेंस पॉइंट। इज इट क्लियर? मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़े और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी कंटिन्यू चेंज आता चले जाए और ये ऑब्जर्वेशन हो एक रेफरेंस पॉइंट से, तब हम कहेंगे हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी है मूविंग बॉडी। इज इट क्लियर? एक टर्म और होती है स्टेशनरी बॉडी। अब से हम कैसे समझेंगे? रेस्ट। इज इट क्लियर? और मूविंग बॉडी को हम बोलेंगे मोशन। इज इट क्लियर? तो मोशन की एक छोटी सी डेफिनेशन आपके पास निकल के आई। when an object continuously changes its position, continue changes its position with respect to a reference point is called motion. Is it clear? इनकी हालांकि डेफिनेशन की आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा, तो डेफिनेशन का आप इशू ना लें। क्लियर है? ये हमारे पास एक मोशन की डेफिनेशन आई। क्लियर है? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कंटिन्यू पोजीशन चेंज करना टाइम बढ़ने के साथ में, तब हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में। क्लियर?
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन, थर्ड वन इज पीरियडिक मोशन, फोर्थ वन इज रोटेटरी मोशन। और भी होते हैं ऑसिलेटिंग मोशन, ये हमें इनसे मतलब नहीं है। हमारा टोटल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और यही तो हमारे अभी 9th के सिलेबस में है। क्लियर है? एक ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, मान लीजिए आप किसी एक रोड पे सीधे मूव कर रहे हैं। क्लियर है? एक स्ट्रेट रोड पे आप मूव कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे होने वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ये और कुछ नहीं, सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम है। मतलब कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन टर्म आई, मतलब सीधा सीधा क्या समझ में आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। इज इट क्लियर? एक स्ट्रेट पाथ, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आप बुलेट फायर करते हैं। क्लियर है? बंदूक गोली कैसे जाती है, एकदम सीधे डायरेक्शन में आती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में। तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन के। नेक्स्ट होता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अर्थ के और रिवॉल्व मून का रोटेट करना, या मून का रिवॉल्व करना अर्थ कह रहा हूं, ये आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। सेकंड वन क्या हो सकता है, सैटेलाइट भी रोटेट करती हैं, ये भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन। आपका फैन क्या होगा, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले टर्म आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से आप सब फैमिलियर हैं, डिस्टेंस वर्ड से, ये आपके लिए कोई नया नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट आपके लिए कुछ नया वर्ड है। इज इट क्लियर? देखिए, सपोज सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ये वो लेंथ होती है, या हम बोल सकते हैं ये वो एक्चुअल लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जितना हमने कवर किया है। इज इट क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या तो हम इसे बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ between initial and final position। क्लियर? इज इट क्लियर? या हम बोल सकते हैं इसी को और करके डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। मतलब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को। क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पे। क्लियर? ए से वो मूव कहाँ किया, बी की तरफ मूव किया। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, ये हमारा डिस्टेंस की लाइन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। आपने कितना मूव किया, ए टू बी। ए आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और बी आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। इज इट क्लियर? तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 5 किलोमीटर। अब मान लीजिए इसने मूव किया बी से सी की तरफ, जिसकी डिस्टेंस है कितनी, 4 किलोमीटर। तब हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 4 दैट इज 9 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, अब आपका फाइनल पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ से कहाँ पे,
यहाँ पे। अब आपका फाइनल पॉइंट सी रहेगा। सी से इनिशियल पॉइंट ए के बीच की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, क्लियर। बट अब यहाँ से थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा डायरेक्शन भी कंसीडर होगा। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमने ईस्ट को पॉजिटिव कंसीडर किया तो वेस्ट को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, नॉर्थ को पॉजिटिव कंसीडर किया तो साउथ को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट पूरा किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। और डिस्टेंस तो हमारा कहीं भी जाए हम पॉजिटिव कैलकुलेट होता है। तब हम मान लें कि यदि हम सी से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो हमारा साइन क्या था? पॉजिटिव। जब हम यहाँ से रिवर्स मूव करेंगे तब हमारा डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? मान लीजिए आप फिर से सी से बी की तरफ मूव करें, क्लियर, तब आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? फिर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, तो +4 दैट इज यूर 13 किलोमीटर। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अब आपका फाइनल पॉइंट क्या हो गया? बी। बी हो गया आपका फाइनल पॉइंट, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 किलोमीटर। दूसरी तरीके से समझिए, पहले आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 9 किलोमीटर। तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया तो -4 होगा, दैट इज आल्सो योर 5 किलोमीटर। क्लियर? अब इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर। ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा किस पे बेस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और साथ में डायरेक्शन भी एज्यूम होगी। इज इट क्लियर? अब आप देखिए फर्दर, आप बी से ए की तरफ मूव किए, बी से ए की तरफ मूव किए, तब आपका फाइनल पॉइंट भी मूव कर गया। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो गए। फाइनल और इनिशियल के बीच में कोई डिस्टेंस बचा नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 किलोमीटर। इज इट क्लियर? और आपका डिस्टेंस कितना हो गया? इसमें फिर 5 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 18 किलोमीटर। देखिए ये फर्स्ट केस में दोनों सेम थे, सेकंड केस में भी दोनों सेम थे, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर। थर्ड केस में दोनों डिफरेंस था, फोर्थ केस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। इज इट क्लियर? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने? 18 किलोमीटर, ए से सी पे जाने पे और सी से वापस ए पे आने पे। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहाँ से हम घूम के गए थे वहीं लौट आए। इज इट क्लियर? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ऐसे समय में हमारे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ शॉर्टेस्ट या इनिशियल या फाइनल पोजीशन को देखना जरूरी है। क्लियर? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ डायरेक्शन देखी जाए एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी देखा जाए, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? अब हम समझते हैं डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी होती है, दोनों की ऐसा यूनिट में कोई अंतर नहीं, दोनों की ऐसा यूनिट कैसी होती है? सेम होती है।
सपोज मान लीजिए पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ आपने मूव किया, क्लियर, ये डिस्टेंस आपकी 3 किलोमीटर। यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए पी से क्यू इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, देखिए डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर हो गया, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी भी 3 किलोमीटर, तो दोनों सेम हो गए। अब हमने फर्दर मूव किया कहाँ पे, पी से क्यू से आर की तरफ मूव किया, ये टर्म कब थी, जब हमने पी से क्यू मूव किया था। अब हमने क्यू से आर मूव किया, अब डिस्टेंस कितना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 4 किलोमीटर, तो 3 ये और 4 ये, दैट इज 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस लगा करके हम क्या निकाल सकते हैं, इस लाइन की वैल्यू या इस पाथ की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी आएगी 5 किलोमीटर। हाइपोटेनस लगा सकते हैं आप, हाइपोटेनस से फैमिलियर है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी 5 किलोमीटर, क्लियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, मान लीजिए कोई पाथ है, ऐसा जीजेक पाथ है, ऐसे घूम के हम गए, क्लियर, ये पी क्यू आर एस, हमको पी से एस मूव करना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 3 4, ये वापस आपका 3 किलोमीटर हो गया, दैट इज आल्सो 4 किलोमीटर। तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा, पी से एस के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी स्केलर और वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, ये दोनों क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर हो वो क्या कहलाती है, स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी एज्यूम होता है, ये कंसीडर होता है, क्लियर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो डिनोट क्या करती है, साइज, लेंथ, या जो भी कुछ है उसका मेजर करता है। मान लीजिए हमने बोला कि एक कंटेनर में 3 लीटर वाटर है, तो 3 क्या हो गया, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर। हमने बोला ये रूम की लेंथ है 10 फुट, तो 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड योर मैग्नीट्यूड, क्लियर है। मान लीजिए आपने लिखा x इक्वल्स टू 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 हो गया आपका मीटर। हमने बोला 5 kg 4 kg 5 किलोमीटर, देन ये सब क्या है आपके मैग्नीट्यूड्स, क्लियर। अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन में आपका साइन भी मेजर होता है, प्लस माइनस, जैसा कि हमने पिछले बताया था कि इस साइड गए तो आपका पॉजिटिव साइन है, इस साइड गए तो आपका नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे जब साइन कंसीडर होने लगे तब वो क्या कहलाता है, ये डायरेक्शन कंसीडर होने लगे तब आपको कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने बोला कि आप इंदौर की तरफ मूव किए उज्जैन से, तो इंदौर कहाँ आता है हमारे साउथ में, तो हम बोल सकते हैं कि हमने 50 किलोमीटर मूव किया साउथ में, इज इट क्लियर। यदि ये साउथ लिखा है, डायरेक्शन लिखी है, मतलब हम बता सकते हैं क्या, ये कहाँ मूव किया है, इंदौर की तरफ, और हमारा क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन का डिस्क्राइब, इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, इज इट क्लियर। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे स्केलर के, स्केलर के एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा डिस्टेंस ही आ जाएगा, एक तो स्पीड, फिर वॉल्यूम, भाई जैसे भी बताया, जैसे कंटेनर में 3 किलो गैस भरी हुई है, 3 किलो गैस है,
तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उसके अंदर कोई डायरेक्शन थोड़ी बताएंगे कि नॉर्थ में है या साउथ में है, हम तो क्या बोलेंगे 3 किलो गेस है। तो वो सब क्या कहलाएंगे, डेंसिटी हो गया। ये सब आपकी कैसी क्वांटिटीज हैं, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर में क्या हो जाएगा, एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, नेक्स्ट वन इज योर वेलोसिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सब मेजर होता है, अभी हम आगे चल के और देखेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब अभी डिस्कस करना है, क्लियर। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर है। एक टर्म और छूट रही है, वो हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आपकी स्केलर क्वांटिटीज कभी भी जीरो नहीं हुई, क्लियर है। स्केलर क्वांटिटी कभी भी जीरो कैन नॉट बी जीरो, बट वेक्टर कैन बी जीरो। जैसे ही हमने अभी देखा था, हमारा डिस्टेंस क्या था आखिरी केस में, हमने अभी रिमेंबर कीजिए 18 किलोमीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 0 किलोमीटर, क्लियर है। तब ऐसे केस में हमारा वेक्टर क्वांटिटी जो है वो जीरो हो सकता है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। इज इट क्लियर। यहाँ पे टर्म क्लियर समझ में आई कि डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, क्लियर। ऐसे ही हम बोल सकते हैं इसको पूरा ब्रीफ में करके कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट स्केलर हमारा जीरो नहीं होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ये सब किसके अंदर चल रहा है, ये सब रेक्टिलिनियर मोशन के ही पार्ट्स हैं, उसी में चल रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए तब हम कहेंगे कि हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, मान लीजिए किसी भी टाइम के फर्स्ट 5 सेकंड आपने दस मीटर ट्रेवल किया, क्लियर। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, जैसे हम ऐसे करते हैं कि हम टोटल कितना चले 20 मीटर चले, क्लियर। नेक्स्ट 15 सेकंड के बाद में हम कितना ट्रेवल किए 30 मीटर, ऐसे 20 सेकंड के बाद में हम 14 मीटर ट्रेवल किए। तो हर 5 मिनट के गैप में, जो 5 मिनट्स का गैप है, इसमें हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं 10 मीटर। ये भी 5 मीटर का गैप है, इसमें हमने कितना चला 10 मीटर। तो ये जो इंटरवल्स हैं ये कैसे हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सॉरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब फिक्स्ड इंटरवल है, ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड, इस पर भी 5 सेकंड। तो इन इंटरवल्स में हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। मतलब पहले में भी हमने 10 ट्रेवल किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 मीटर, सेकंड का डिफरेंस भी 10 मीटर है, थर्ड वाले का डिफरेंस भी 10 मीटर है। तो जब भी ऐसा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में हम इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमारा मोशन कैसा कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इसमें आपकी थ्रूआउट स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब मान लीजिए आपकी स्पीड पहले केस में है 5 किलो, अब इसी में देख लेते हैं हमारी स्पीड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, इसमें भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्लियर। तो आपकी स्पीड भी थ्रूआउट कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म मोशन के केस में। इज इट क्लियर। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं,
इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं कैसा होता है। देखिए, आप जानते हैं ये होता है आपका एक्स एक्सिस। जब भी हम टाइम से रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे, चाहे स्पीड और टाइम का बनाएं या डिस्टेंस या टाइम का बनाएं, तब हम टाइम को हमेशा काय पे लेंगे, हम टाइम को हमेशा लेंगे एक्स एक्सिस पे। ये आप याद रखिए, टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, इसकी यूनिट हो गई कितनी, सेकंड। इज इट क्लियर? वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर, अभी डिस्कस किया 2 मिनट पहले। अब यहाँ पे हम इंटरवल्स बना देते हैं। ये हो गया आपका 5 सेकंड का इंटरवल, ये हो गया 10 सेकंड का इंटरवल, 15 सेकंड का इंटरवल, ये हो गया 20 सेकंड का इंटरवल। यहाँ पे मीटर के इंटरवल बनाते हैं, 10 मीटर का, ये हो गया 20 मीटर का, ये हो गया 30 मीटर, ये हो गया 40 मीटर। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं पहले 5 सेकंड में कितना ट्रेवल की थी, 10 सेकंड, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना ट्रेवल की थी, ये 20 सेकंड। नेक्स्ट 15 सेकंड में ये पॉइंट आ गया। 20 सेकंड बाद में 40 मीटर ट्रेवल की, हमारे पास ये पॉइंट है। हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, 4 ऑब्जर्वेशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, 4 पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, देखिए जब हमने इन चारों पॉइंट को ज्वाइन किया तब हमारे पास एक कैसी लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ मिली हमें। क्लियर? ये बात मान के रख लीजिए कि जब भी आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, या आप एक स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो होने वाला मोशन always a uniform motion, always a uniform motion. Is it clear? जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी हो तो होने वाला मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे स्पीड आपकी थ्रू आउट कैसी रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। जैसा कि बताया था पिछले केस में, स्पीड क्या थी आपकी 2 मीटर पर सेकंड, ये थ्रू आउट चलती रहेगी। इज इट क्लियर? और यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 रहता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। क्लियर? यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना रहता है, 0 रहता है। एक्सीलरेशन बाद में भी डिस्कस और होगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना रहता है, 0। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है भैया, सपोज आप ट्रेवल कर रहे हो इंदौर से उज्जैन। क्लियर? आपने 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, तो आपने 1 घंटे में ट्रेवल किया। सपोज आपने और उज्जैन से भी आगे धार तक आप गए, उसकी डिस्टेंस भी कितना मान लें हम, 50 किलोमीटर। तो उज्जैन टू इंदौर आपने मूव किया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस है कितनी, 50 किलोमीटर। डिस्टेंस भी मैंने रखेगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए इसको हमने 1 घंटे में ट्रेवल किया, इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं। 50 किलोमीटर हमने कितने घंटे में ट्रेवल किया, 1 आवर। इंदौर से हम धार की तरफ मूव किए, ये डिस्टेंस भी मान लीजिए 50 किलोमीटर है। क्लियर? और ये भी हमने 1 आवर में कंप्लीट कर लिया, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब यहाँ टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 आवर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। क्लियर? तो ऐसे डिस्टेंस को, या ऐसे डिस्टेंस और ऐसे टाइम इंटरवल्स को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में
ऐसे मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये याद रखिएगा, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। मान लीजिए किसी भी टाइम के फर्स्ट 5 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, ये क्या हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 30 मीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 15 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 60 मीटर ट्रेवल किया। क्लियर। अब यहां पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो फिक्स है 5 के हैं, बट आपका डिस्टेंस का इंटरवल पहले 20 मीटर था, बट ये कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू स्पीड या डिस्टेंस हम ज़्यादा कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है, ये टाइम इंटरवल कैसा है, फिक्स्ड है, बट डिस्टेंस का अमाउंट कैसा है, अनइक्वल है। यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 30 है, तो अमाउंट कितना हो गया डिस्टेंस का, अनइक्वल हो गया। इज इट क्लियर। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ हम कैसे बना पाएंगे, देखिए हमने बताया था एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस टाइम में मेजर की जाती है मीटर में, और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में। इज इट क्लियर। हमने टाइम इंटरवल बना दिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। इज इट क्लियर। यहाँ पे ये बना दिया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर और ये 60 मीटर। पहले 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 10 सेकंड, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, ये 30 मीटर। तो 10 सेकंड के बाद में इसका ट्रेवल कितना हो गया, 30 मीटर। 15 सेकंड के बाद में कितना ट्रेवल किया, 60 मीटर। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेवल हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कर्व के शेप में। क्लियर है। ये जो ट्रेवल हो रहा है कैसा हो रहा है, कर्व के शेप में। मतलब आपका टाइम इंटरवल तो फिक्स है, पर आपका डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होते चले जाता है। तो जब भी आपको कर्व शेप मिले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ऑलवेज होने वाला मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर। जब भी आपको एक कर्व लाइन मिले किसमें, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में, तो होने वाला मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, भाई किसी भी बॉडी को आपने फ्री फॉल किया, मान लीजिए आपने इस पेन को कम थी, नीचे धीरे धीरे आते हैं, इसकी स्पीड बढ़ी। मान लीजिए कोई रनर है, शुरू में उसकी स्पीड होती है कम और एकदम उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ऐसे मोशंस कैसे कहलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी मिलेगी किसी भी कर्व में, तो स्ट्रेट लाइन मिली तो हम क्या कहेंगे, ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। और कर्व लाइन मिली मतलब क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, इस एक्सिस पे हो गया आपका टाइम, इस एक्सिस पे हो गया डिस्टेंस। ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन और ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। थैंक यू।